यस, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक और चैप्टर, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी का विद्युत धारा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। कुछ क्वेश्चन बेसिक एनसीईआरटी के, कुछ क्वेश्चन डेफिनेटली आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए। ठीक है, सो एक कंप्लीट प्रैक्टिस एनसीईआरटी से हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सो एक पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। सो सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर से करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। विद्युत आवेश का एसआई यूनिट यहाँ पर क्या है? ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट है, एम्पियर है, कूलॉम है, फेराड यहाँ पर होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट हमें एक आवेश की यूनिट बतानी है। अब जो विद्युत आवेश होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा? कूलॉम यहाँ पर हो जाएगा। सो विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट है या इसका जो मात्रक होगा वो क्या हो गया? कूलॉम यहाँ पर हो गया। बट इतने से काम नहीं चलेगा, डेफिनेटली हमें इसका क्या पता होना चाहिए? हमें इसकी परिभाषा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कूलॉम की, है ना, 1 कूलॉम की अगर डेफिनेशन पता है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको 1 एम्पियर का भी डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होगी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी तो डेफिनेटली हमें करंट के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, हमें चार्ज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, हमें वोल्टेज के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा, हमें रेजिस्टेंस के बारे में भी देखना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक चार्ज का, या सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि जो हमारा 1 कूलॉम है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो मात्रक हो गया उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में, आप चाहे तो डेफिनेशन जरूर से लिखना, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर, है ना, समझ आ रहा है? 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, है ना, आवेश जो होगा उसे ही क्या कहा जाएगा? उसे ही कहा जाएगा 1 कूलॉम। ठीक है, कैसे लिखा जाता है? और इंग्लिश में भी देख लो कि 1 कूलॉम की क्या डेफिनेशन यहाँ पर हो जाएगी? चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर जो आवेश होगा उसे ही क्या कहा जाएगा? 1 कूलॉम यहाँ पर कहा जाएगा। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, चार्ज ट्रांसफर होगा कितना? 1 सेकेंड में। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना ट्रांसफर होगा? तो 1 एम्पियर यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया? मेरी 1 कूलॉम की डेफिनेशन बन गई और 1 कूलॉम का फॉर्मूला बन गया। 1 एम्पियर मतलब आई, और सेकेंड के लिए क्या लिख रहे हैं? टी अपन लिख रहे हैं। सो इन शॉर्ट यदि देखा जाए तो 1 कूलॉम की क्या डेफिनेशन हो गई? चार्ज ट्रांसफर्ड बाय 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। पहली डेफिनेशन। हिंदी में 1 सेकेंड में 1 एम्पियर द्वारा प्रवाहित किया गया आवेश। ठीक है, और इसका अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो वो कैसे बन जाएगा? है ना, 1 सेकेंड में आपने 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दिया है, तो जो वैल्यू होगी वो कितने के बराबर हो जाएगी? 1 कूलॉम के बराबर हो जाएगी। 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड यहाँ पर हो गया। ठीक है, चलो 1 कूलॉम क्लियर हो गया, तो यहाँ से आपकी 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी बन जाएगी। 1 एम्पियर मतलब आपकी करंट की डेफिनेशन भी बन जाएगी। तो करंट की डेफिनेशन क्या है? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, आवेश प्रवाह की दर को, है ना, क्या डेफिनेशन है? आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। कैसे? जैसे आई हो गया, आवेश प्रवाह हो रहा है मतलब क्यू फ्लो हो रहा है, दर मतलब समय के साथ फ्लो हो रहा है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू बाई टी यहाँ पर हो जाएगा। तो एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है कि आवेश प्रवाह की दर, यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया। तो कभी भी आप जब न्यूमेरिकल करोगे, चाहे केमिस्ट्री में भी आते हैं, है ना, केमिस्ट्री में भी यही वाले न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप आराम से 1 कूलॉम का डेफिनेशन बता सकते हो, 1 एम्पियर का डेफिनेशन यहाँ पर बता सकते हो, या फिर 1 एम्पियर का ना एक डेफिनेशन और होता है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक तो अपन ने देखा कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, करंट यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, दूसरा, एकांक समय में, ये एकांक समय में एक चालक तार के अंदर जो प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी उसे ही क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे, क्योंकि समय की बात हो गई कि कितने समय तक वो करंट फ्लो हुआ है। ठीक है, कितना आवेश यहाँ पर फ्लो हुआ है, तो वही चीज क्या कहलाएगी? यहाँ पर मेनली अपना करंट कहलाएगी। जो भी आवेश होगा क्यू, और कितने समय तक फ्लो हुआ, वो चीज क्या हो गई? करंट हो गई। तो ये दोनों ही क्या हो गई? विद्युत धारा की, करंट की डेफिनेशन हो गई। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर। इन शॉर्ट इसे ए से लिखा जाता है। ठीक है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, यदि किसी चालक के परिच्छेद में, है ना, प्रति सेकंड मतलब हर सेकंड यदि 1 कूलम का आवेश फ्लो होता है, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा कितने के बराबर हो जाएगी? 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपना 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया, 1 कूलम का डेफिनेशन हो गया, एंड करंट का डेफिनेशन हो गया। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए करिए इसका आंसर। निम्नलिखित में से विद्युत आवेश के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? विद्युत आवेश को लेकर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा? करो इसका आंसर। पढ़ो चार ऑप्शन क्या-क्या दे रहा है कि समान आवेश में पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, असमान आवेश मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश प्रतिकर्षित और असमान आवेश आकर्षित करते हैं। आवेश में कोई पारस्परिक क्रिया यहाँ पर नहीं देखी जाती है। तो हमें पता है कि देखो चार्जेस दो ही प्रकार के होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अब ये किस तरीके से हो सकता है, जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पर हो गए या दो सेम नेगेटिव चार्जेस हो गए, मतलब सेम चार्जेस यहाँ पर हो गए। तो हमें हमेशा पता है कि जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल यहाँ पर करते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, एक दूसरे से दूर हटेंगे। लेकिन अगर ये अलाइक चार्जेस है, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। दैट मीन समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, असमान आवेश क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। डेफिनेटली रिएक्शन तो होती है, प्रतिक्रिया तो होती है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए समान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, नहीं, प्रतिकर्षित करते हैं। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो तीन ऑप्शन गलत हो गए, एक अपना यहाँ पर सही हो गया। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 के एग्जाम में आपको दिखेगा। ठीक है, पेपर यदि आप सॉल्व करते हैं, और बहुत अच्छी बात है अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाते हैं तो। अगला देखिएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो यहाँ से कितना हो जाएगा। चार ऑप्शन आपके सामने, 1.6 आपको दे रखा है ना, 1.6 इंटू 10 to the power -19, एक प्लस में दे रखा है, एक माइनस में यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और एक प्लस 9.1 इंटू 10 to the power -31 यहाँ पर दे रखा है। तो देखो करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम हो जाएगा। ठीक है, ये किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर होगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। और अगर न्यूट्रॉन की बात करोगे तो न्यूट्रॉन तो उदासीन प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, ये किसकी बात हुई, चार्ज की बात हुई है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन का जब आप ऐसे चार्ज निकालते हो तो अगर करंट के फॉर्म में पूछेगा तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT। लेकिन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में पूछता है तो एक और फॉर्मूला यूज होता है जो हम लोग केमिस्ट्री में लगाते हैं, कि अगर अपन को टोटल इलेक्ट्रॉन का अगर टोटल चार्जेस निकालने हैं, जैसे कि 50 इलेक्ट्रॉन है या 10 to the power 15 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके ऊपर चार्जेस निकालिए, तो इस फॉर्मूला का अपन प्रयोग करते हैं, जहां पर n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और ई क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऊपर उपस्थित चार्ज यहाँ पर हो जाएगा। तो टोटल आवेश की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो ये तो हो गए अपने ऑप्शंस। यहाँ से आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ये 9.1 इंटू 10 to the power -31 kg ना इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यहाँ पर होता है, इसीलिए आपको शायद ये थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलिए डन। अभी देखो यहाँ पर अगर अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो प्रोटॉन का मास भी देख ही लेते हैं, एक सेकेंड और लगेगा। प्रोटॉन पर जो मास होता है 1.674 इंटू 10 to the power -27 kg यहाँ पर होगा। और अगर आप न्यूट्रॉन का भी देखना चाह रहे हो तो ये भी लगभग सेम ही होता है ना, ये भी इतना ही होगा, 1.674 इंटू 10 to the power -27 kg। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विद्युत आवेश हमेशा कैसे होते हैं। ये आप एक से दो जगह देखोगे ऑप्शंस हमेशा अलग अलग मिलते हैं, लेकिन विद्युत आवेश के बारे में और एक चुंबक के बारे में, है ना, चुंबक की ये जो रेखाएं होती है उनके बारे में सेम, ऑलमोस्ट सेम ही ऑप्शन यहाँ पर बनते हैं। तो विद्युत आवेश हमेशा कंटिन्यूअस होता है, क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो विद्युत आवेश की क्या विशेषता यहाँ पर होती है, विद्युत आवेश हमेशा ध्यान रखना कैसा रहेगा, क्वांटाइज्ड रहेगा। ठीक है, ये इसकी एक मेन विशेषता यहाँ पर होगी, क्योंकि न्यूट्रल उदासीन नहीं, या तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, हमेशा धनात्मक हो जरूरी नहीं, कंटिन्यूअस भी गलत हो जाएगा, हमेशा ये क्वांटाइज्ड होता है। और किस फॉर्म में इसको कैलकुलेट किया जाता है, तो ये क्वांटाइज्ड इस फॉर्म में होगा, Q इज इक्वल टू एनी। हमेशा एक पूर्णांक नंबर यहाँ पर रहेगा, एक पूर्ण संख्या यहाँ पर रहेगा, जहां E क्या हो जाएगा, E हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर उपस्थित चार्ज, 1.6 इंटू 10 to the power -19। तो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिएगा, कुलॉम का नियम दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को किस प्रकार से बताता है। ठीक है, कुलॉम के नियम के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को कैसे यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो कुलॉम का नियम यहाँ पर किस चीज को डिफाइन करता है, कैसे डिफाइन करता है, तो देखो F इज इक्वल टू क्या होता है,
है ना। F इज इक्वल टू, या तो पहले प्रोपोर्शनल का साइन लगा लो कि कूलॉम का नियम जो दो आवेशों के बीच में लगता है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण होगा इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल यहाँ पर होगा, और कंडीशन क्या होती है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए, है ना। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो डेफिनेटली आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण नहीं लगेगा। तो ये कूलॉम का नियम हमेशा बहुत कम डिस्टेंस वाले जो चार्जेस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। तो इन दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल उन दोनों आवेशों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये हो गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, एंड इन दोनों के बीच की दूरी जो होगी उसके क्या हो जाएगा, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कहां पर लिखा हुआ है, देखो F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर 1 है। यहाँ पर आर स्क्वायर ऊपर लिख दिया, यहाँ पर प्लस कर दिया और यहाँ पर उल्टा लिख दिया, ठीक है। अब जो k की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, k की वैल्यू होती है यहाँ से 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, उसकी परमिटिविटी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। कूलॉम का नियम समझ में आ गया, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला ये चार्ज होता है, ठीक है। अब ये F तो बल हो गया, 1 अपॉन में 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू हो गई, पाई मतलब वही 22/7, एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी यहाँ पर हो गई, ठीक है। Q1 Q2 चार्जेस हो गए और R दूरी हो गई, ठीक है। अब एप्सिलॉन जीरो की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है परमिटिविटी। मुक्त स्थान का जो विद्युत नियतांक यहाँ पर होता है इसकी वैल्यू होती है 8.857 इंटू 10 टू दी पावर -12। कई बार इसका भी विमीय सूत्र पूछ लिया जाता है, MLT-2 जो इसका विमीय सूत्र होगा इस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो गई। तो अगर जैसे कि अपन को दो आवेश की वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, और के की वैल्यू अगर आप पूरा इसको सॉल्व करोगे, जैसे 4 तो यहाँ पर हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, एप्सिलॉन जीरो कर दिया और जो भी वैल्यू निकाली उसको यहाँ पर रख दिया। तो जब आप इस पूरी चीज को सॉल्व करते हो तो क्या आंसर आता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 आता है, मतलब डायरेक्टली आपकी जो के की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी चीज और अपन यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई है ना, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ से किसी भी चीज की वैल्यू को कन्वर्ट करूँ कि यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। क्लियर है, तो आपको जैसा भी चीजें पूछे वैसा आप बना सकते हो। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन जीरो हो गया। अब ये पूछ सकता है कि एप्सिलॉन जीरो का मात्रक क्या होता है, तो अपन इस फॉर्मूला में एफ आर स्क्वायर को उधर लेकर चले जाओ, Q1 Q2 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन जीरो का मात्रक निकल कर आ जाएगा, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर, यहाँ से इसका मात्रक निकल गया। अब इसी को आप विमीय सूत्र में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आराम से MLT-2 करके एल स्क्वायर करके कूलॉम जो 80 होता है, जस्ट लाइक की ये हो गया हमारा MLT-2, मीटर स्क्वायर को क्या लिखोगे, एल स्क्वायर लिखोगे। और कूलॉम की वैल्यू क्या थी जो अपन ने आवेश के लिए निकाला था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है करंट के लिए। तो आवेश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू आई टी। आई के लिए क्या हो जाएगा, एम्पियर, ये वाली चीज आप लिख सकते हो। टी के लिए क्या हो जाएगा, समय, बस इसको ऊपर लेकर चले जाओ। तो ये हो जाएगा ML3 T-3, और आई लिखो या फिर एम्पियर का -1 कर दो, दोनों ही चीजें लिखी जाती है, I-1 भी लिख सकते हो और एम्पियर -1 भी लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, के को क्या कहा जाता है, तो के को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कहा जाता है। ये हो गई इनकी सारी वैल्यूज। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विद्युत आवेश में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है। अभी अपन ने प्रीवियस में करा था विद्युत आवेश का गुण क्या होता है, अब की बार क्या पूछा कि इसमें कौन सा गुण नहीं है। आवेश हमेशा कंजर्व रहेगा, आवेश मात्रित क्वांटाइज्ड रहता है, आवेश हमेशा धनात्मक होगा और आवेश को ट्रांसफर किया जा सकता है। अपन को क्या बताना है कि कौन सा गुण यहाँ पर नहीं पाया जाएगा। तो देखो आवेश हमेशा कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। आवेश संरक्षण का नियम जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, वैसे आवेश संरक्षण का नियम भी होगा कि आप उसको उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, केवल ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आवेश हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व यहाँ पर रहेगा। आवेश हमेशा क्वांटाइज्ड होगा, कैसे निकाला जाता है, तो Q इज इक्वल टू NE से हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। आवेश को स्थानांतरित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। आवेश हमेशा धनात्मक होता है, नहीं, आवेश किसी भी प्रकार से नेगेटिव भी हो सकता है। तो गलत क्या है, कौन सा गुण नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी सारी इसकी प्रॉपर्टी है।
ठीक है, चलिए अगला मुझे बताइएगा, जो विद्युत आवेश होता है, जो 1 सेकेंड, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसका विमेय सूत्र यहाँ पर क्या होगा? जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, चार्ज मतलब वही कूलॉम के बारे में ये पूछ रहा है, तो अपन ने देखा था Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई टी यहाँ पर होगा, है ना? बताओ तब तक, Q इज इक्वल टू आई टी यहाँ पर हो गया, जहां पर I क्या हो जाएगा, मेरा करंट हो जाएगा, T क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो ये लो, हमने निकाल दिया क्या, चार्ज का विमेय सूत्र। कैसे निकाला? डायरेक्टली फॉर्मूला से यहाँ पर निकाल दिया, Q इज इक्वल टू आई टी से इसका जो विमेय सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू ए टी यहाँ पर हो जाएगा। ये लिखा हुआ है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर, इसमें कोई द्रव्यमान की बात हो ही नहीं रही, तो एम तो कहीं से कहीं तक आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मुक्त स्थान का जो विद्युत नियतांक है, परमिटिविटी फ्री स्पेस की यहाँ पर कितनी होगी, मतलब एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पूछ रहा है। अभी अपन ने देखा था एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो जाएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कौन से फॉर्मूला से निकाला, कुलॉम के नियम से निकाला, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू जो हमने लिखी है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बाकी मात्रक देखना है तो मात्रक में न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कोलॉम्ब स्क्वायर, ये दोनों Q1 Q2 नीचे चले जाएंगे, तो ये इसका हो गया मात्रक। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके ऊपर हमने 5 मिनट सेशन भी दिया है, शॉर्ट ट्रिक भी बताइए कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो, क्योंकि डेफिनेटली आपके पास 5 से 6 केस बनेंगे। कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ना, एबोनाइट की छड़ को रगड़ना, है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा कि गुब्बारे को रगड़ना, कंघी से प्लास्टिक रगड़ना, ऐसे कई सारे केसेस बनते हैं। तो कब पॉजिटिव चार्ज आता है और कब नेगेटिव चार्ज आता है, तो डेफिनेटली ये कंफ्यूजन वाला ही टॉपिक है और इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ, आपको सारे ही केस का सेम आंसर करना है, एक ही एक्सेप्शनल केस होता है ना? तो अभी देखो, एक तो आपके पास क्या है, मैं पहले आपको सारे केसेस दिखा देती हूँ जो अभी मेन मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक आपके पास कांच की छड़ है, दूसरा आपके हाथ में है रेशम का रुमाल। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है, ग्लास रोड और रेशम का रुमाल, सिल्क क्लॉथ यहाँ पर हो गया। दूसरा एक और आता है यहाँ पर एबोनाइट की छड़। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इसको एबोनाइट यहाँ पर लिख देती हूँ। एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा जाता है, ऊन से, या फिर जो बाल होते हैं, फर होते हैं, उनसे रगड़ा जाता है। तीसरा मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, प्लास्टिक की छड़ को किससे रगड़ा जाता है, इसको भी ऊनी कपड़े से यहाँ पर रगड़ा जाता है। ठीक है, रबर का जो बलून यहाँ पर होता है उसको भी किससे रगड़ा जाता है, वूल, ऊन से यहाँ पर रगड़ा जाता है। ठीक है, कॉम्ब, ये भी मोस्ट कॉमन है जो बचपन में आपने सबने किया है। कॉम्ब, जब बालों में आप सूखी ड्राई हेयर जो होते हैं, सूखे बाल जो होते हैं, उसमें जब आप कंघी घुमाते हो, प्लास्टिक की कंघी, है ना। और लास्ट एक और जो पूछा जाता है, एक आध बारी पूछा गया है कि एम्बर, जो रेजिन यहाँ पर होता है, गोंद जैसा पदार्थ, जब उसको फर से रगड़ा जाता है तो क्या इफेक्ट आएगा, कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। तो जस्ट लाइक कि ये जो सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आपके हाथ में, यू कैन इमेजिन कि आपने इसको अपने हथेली में रखा हुआ है और आप इसको, रेशम के रुमाल को इसके ऊपर लाकर रगड़ रहे हो। ठीक है, ऊन को इसके ऊपर लाकर रगड़ रहे हो, इस वूल को भी आप प्लास्टिक के ऊपर लाकर रगड़ रहे हो, इस वूल को भी आप रबर के ऊपर लाकर रगड़ रहे हो, इस ड्राई हेयर को भी आप कॉम के ऊपर लाकर रगड़ रहे हो, और फर को भी आप इस एम्बर के ऊपर लाकर चिपका रहे हो, रेजिन के ऊपर। ठीक है, तो अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आपके हाथ में होगी, जो भी चीजें आपके हाथ में होगी, वो हमेशा कैसा रहेगा। ये 2 सेकंड ये हटा देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर विजिबल हो। ठीक है, समझ आ रही है सारी चीजें। जो भी चीजें आपके हाथ में होगी ना, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगी। एबोनाइट की छड़ नेगेटिव, प्लास्टिक की छड़ नेगेटिव, रबर वाली जो आपके पास क्या था, बलून था, वो नेगेटिव हो गया। ठीक है, कॉम्ब आपका नेगेटिव हो गया, एम्बर छड़ नेगेटिव हो गई। तो अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट वाले, वुल वुल वुल, ड्राई हेयर एंड फर, ये सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अब हमको समझ में आ गया। तो गलत क्या है, एक्सेप्शनल केस क्या है, केवल ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि हमारी थ्योरी क्या कह रही है कि जो भी चीजें आपके हाथ में होगी वो नेगेटिवली चार्ज होगी, बट कांच जो है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और रेशम का रुमाल जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपका जो ये हाथ में था, कांच की छड़ बेसिकली क्या करेगी, रेशम को इलेक्ट्रॉन दे देती है, सिल्क को इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, वो डोनर हो जाता है। तो कांच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और रेशम का रुमाल यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, अभी समझ में आया, मतलब आपको जितने भी केसेस बोले, जो भी चीज आपने आपकी हथेली में रखी हुई है ना, उन सबको आपको नेगेटिवली चार्ज बोलना है और जिससे आप रगड़ोगे वो सब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। बस एक ही आपका एक्सेप्शनल केस बनेगा, कांच की छड़ वाला।
ठीक है, तो कुछ मैं 4 से 5 आपको क्वेश्चन बताती हूँ। जब काँच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो काँच की छड़ कैसी हो जाती है? काँच की छड़ पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ये अपना एक्सेप्शनल केस हो गया। ठीक है? अगला देखिएगा, जैसे ये आपको समझ में आता होगा कि काँच की छड़ को जब रेशम का इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है, तब वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है? तो आपका सिल्क क्लॉथ नेगेटिव हो जाएगा और ग्लास रोड क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। और प्लास्टिक का बोलोगे तो प्लास्टिक की छड़ उन से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। दैट्स व्हाई प्लास्टिक की छड़ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। मतलब वही चीज़ कि जो भी चीज़ आपके हाथ में होगी ना, वो नेगेटिवली चार्ज होगी और जिससे रब करोगे, वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएँगे। ऊपरी मामले में मतलब वही काँच के छड़ के साथ जो रेशम का कपड़ा था, वो कैसा चार्ज हो जाएगा? क्योंकि काँच की छड़ अगर पॉजिटिव है, तो डेफिनिटली रेशम का जो टुकड़ा है, कपड़ा जो है, वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है? तो ये एक तो एक्सेप्शनल केस हो गया। बाकी सारे केस में आपका वही आंसर होगा सेम। एबोनाइट की छड़ को उनसे रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ कैसी चार्ज हो जाएगी? एबोनाइट की छड़ आपकी हथेली में रखी हुई है। इमेजिन आपने हाथ में जो पेन पकड़ा हुआ है, वो एबोनाइट की छड़ है। तो एबोनाइट की छड़ कैसी हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है? ऊन का कपड़ा कैसा हो जाएगा? तो ऊन का कपड़ा जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है? ऊन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एबोनाइट को दे देता है। ठीक है? ऊन ने दिए तो डेफिनिटली ऊन अगर दे रहा है तो वो डोनर हो जाएगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगला देखिएगा, जब प्लास्टिक की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक की छड़ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ऊनी कपड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशित करने के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? अगर किसी वस्तु को घर्षण के द्वारा चार्ज किया जाता है तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका ट्रू होगा? ठीक है? तो देखो, सबसे पहले क्या पूछा गया है? 4 ऑप्शन आप आराम से पढ़ो और आंसर कर सकते हो। करिए इसका आंसर। देखो, सबसे पहले एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को खो देती है। क्या ये घर्षण है? दोनों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, दोनों रिजेक्ट लॉस खो देते हैं और कोई आवेश स्थानांतरित नहीं होगा। तो डेफिनेटली एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है और दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगी? त्याग कर देगी। जैसे अभी आपने देखा, प्लास्टिक की छड़ को जब रगड़ा गया ऊन के साथ, तो प्लास्टिक की छड़ नेगेटिवली चार्ज हो गई। ऊन ने अपने इलेक्ट्रॉन प्लास्टिक की छड़ को दिए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गए। तो एक वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो दूसरा डेफिनेटली अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा होगा, तभी सामने वाले को मिल रहा होगा। ठीक है? तो ये होता है फ्रिक्शन। जो अभी आपने जो छड़ वाले सारे एग्जाम्पल देखे, वो सब आपके फ्रिक्शन के ही एग्जाम्पल थे। ठीक है? अगला देखिएगा, घर्षण द्वारा आवेशित करने में प्रणाली का जो कुल आवेश होता है, जैसे अभी आपने ये सब फ्रिक्शन के थ्रू प्लास्टिक की छड़, कांच की छड़, एबोनाइट छड़, रेजिन वगैरह को किया, तो जो टोटल आवेश है वो हमेशा कैसा रहेगा? क्योंकि एक पर पॉजिटिव था तो दूसरे पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। चार्जेस किसको ट्रांसफर हो गए? इसको ट्रांसफर हो गए। तो वो जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी। ना तो ये डिसअपियर होगा, ना डिक्रीज होगा, ना इंक्रीज होगा, हमेशा संरक्षित रहेगा। क्योंकि वैल्यू तो वही है, जस्ट लाइक कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। ये इसको ट्रांसफर हो गए तो वैल्यू भी तो सेम ही रहेगी। वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चार्ज की वैल्यू में। तो हमेशा ये कैसे रहते हैं? कंजर्व रहते हैं, हमेशा संरक्षित रहते हैं। तो आवेश संरक्षण का नियम यही कहता है कि पहले का आवेश और आफ्टर फ्रिक्शन जो आवेश होगा वो हमेशा सिमिलर रहेगा। ठीक है? चलिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, लेट्स सी ये बनता है कि नहीं बनता। यदि 5 कूलम का आवेश 2 सेकंड में प्रवाहित किया जाए तो धारा पर क्या असर पड़ेगा? है ना? जैसे कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आवेश का, तो Q इज इक्वल टू आई टी। और करंट का याद आ रहा है, एकांक फ्लो वाला जो अपन ने डेफिनेशन देखी थी, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यहाँ से हो जाएगा। तो सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा? दोनों फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए। ठीक है? आपको याद आ रही है डेफिनेशन, स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ी थी, चार्ज ट्रांसफर बाय 1 एम्पियर करंट इन 1 सेकेंड। है ना? 1 सेकंड में 1 एम्पीयर द्वारा द्वारा प्रवाहित किया गया जो आवेश होगा वही 1 कूलम कहलाएगा। और करंट के लिए हमने देखा था, आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है, या फिर एकांक समय में चालक तार में प्रवाहित किए गए आवेश की मात्रा, ये आवेश की मात्रा है, इसी को क्या कहा जाएगा? विद्युत धारा कहा जाएगा। ठीक है? अब देखो, आवेश की वैल्यू कितनी दे रखी है? आवेश की वैल्यू दे रखी है 5 कूलम। अब यहाँ पर आई अपन को निकालना है, समय कितना दे रखा है? 2 सेकंड दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? 5/2 मतलब 2.5 एम्पियर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आंसर कितना हो गया? ऑप्शन नंबर 1। कितना करंट हो गया? यहाँ से कितना करंट मिला? 2.5 एम्पियर का करंट मिला। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क लीजिए और इसको जरूर से प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके जरूर से बताइएगा। ठीक है? पूछा क्या गया है, निम्नलिखित में से कौन से विद्युत आवेश का गुण है ना? विद्युत आवेश मतलब चार्ज की क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है? चार्ज को जोड़ा जा सकता है, चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, आवेशों को क्वांटाइज्ड किया जा सकता है, परिमाणीकरण मतलब वही जोड़ा घटाना, है ना? जो नॉर्मल अपन करते हैं, वो सारी चीजें हो सकती है, या फिर ये सारी ही चीजें यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है?
तो ये आपका होमवर्क है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेंशन करिएगा, ठीक है? सो चलिए आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।